तो इमिसिव पावर जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को कैपिटल ई से डिनोट करते थे और पढ़े थे क्या? Q इक्वल टू ई ए टी। मैं आपको मैंने बताया था क्या कि हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट इमिटेड दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला, कि सब्सटेंस का सरफेस एरिया जितना अधिक रहेगा वो उतना ही अधिक हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा। और दूसरी, कि जितना देर तक के लिए जो है तो हीट का एक्सचेंज होगा उतना देर तक वो क्या होगा कि अधिक हीट को क्या करेगा? इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो मान लो कि कोई कपड़ा गीला है, कोई कपड़ा कोई चादर है और वो गीला है, तो उस चादर को अगर हम लोग क्या करें कि ऐसे निचोड़ के एक जगह कर दे और रख दें तो कितना देर में वो सूखेगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसी चादर को अगर हम लोग फैला के रख दें तो क्या होगा? कंपैरेटिवली कम टाइम में वो सूख जाएगा। इसका मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करने का या इमिट करने का जो कैपेसिटी था वो जब सरफेस एरिया बढ़ा है तो बढ़ गया है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि उसी फैले हुए चादर को हम कम देर तक धूप में रखेंगे तो सूखेगा, कि अधिक देर तक धूप में रखेंगे तो अधिक सूखेगा? थोड़ा देर के लिए रखे तो थोड़ा सा हीट इमिट हुआ, थोड़ा सा सूखेगा। लेकिन अगर बहुत देर तक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट इमिट होगा और वो क्या होगा? बहुत जल्दी सूख जाएगा, है ना? तो जितना देर तक रह रहा है इमिशन उतना ही अधिक हीट का इमिशन हो रहा है, और जितना अधिक सरफेस एरिया है उतना ही अधिक इमिशन हो रहा है। ये चीज़ था क्या? इमिसिव पावर को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो हीट इमिटेड या एब्जॉर्ब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इसी दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद ये आया था एक कांस्टेंट ई, और इसी ई को हम लोगों ने क्या बोला था? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड किया था। पहला, टेम्परेचर पे, कि जितना हाई टेम्परेचर इमिसिव पावर उतना अधिक। दूसरा, वेवलेंथ पे, ठीक ना? और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक ना? तो वही फैक्टर हम लोग बात किए थे, टेम्परेचर या वेवलेंथ का एक ही बात करेंगे, ठीक है? और तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था? एक एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक ना? एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या बताया था? एब्जॉर्प्टिव पावर में मैंने आपको क्या बताया था? ये एब्जॉर्प्टिव पावर ए होता है। इस एब्जॉर्प्टिव पावर ए को हम लोग क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, कि कितने को इसने एब्जॉर्ब्ड किया। और नीचे हम लोग क्या लिखते थे? नीचे हम लोग क्या लिखते थे? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन इंसिडेंट, की कितना हीट रेडिएशन जो है वो हीट रेडिएशन इस पर क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है, आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको ये भी बात बताया था कि अगर कोई बॉडी आइडियल रिफ्लेक्टर है तो वो जीरो एब्जॉर्ब करेगा। तो जीरो एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब कि ए का जो वैल्यू मैं आपको बताया था, इस ए का जो वैल्यू मैं आपको बताया था वो क्या बताया था? कि जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है और वन के बराबर तक हो सकता है। अगर कोई भी बॉडी आइडियल रिफ्लेक्टर है तो आइडियल रिफ्लेक्टर का मतलब उस पर जितनी भी हीट इंसिडेंट हो रही है सारे के सारे को वो क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। वो किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और जब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। और एक आइडियल एब्जॉर्बर हो, आइडियल एब्जॉर्बर का मतलब क्या? कि जितना भी हीट पार्टिकल पे इंसिडेंट हो सारे के सारे को ये क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले, किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे। तो उस केस में क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इंसिडेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ए का वैल्यू कितना आएगा? वन आएगा। आप यहाँ से एक चीज देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड का, अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड का, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अगर हमको लिखना होगा तो इसको हम ए टाइम्स अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट लिख सकते, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट लिख सकते हैं। कैसे? तो इंसिडेंट हीट को क्या करिए आप? नीचे से इस तरफ ले आइए। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टाइम्स अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। इतना सारा कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं अगले कुछ टॉपिक्स में। बात समझ में आ रहा है? फिलहाल जो अपना आज का टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है क्या? ब्लैक बॉडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ब्लैक बॉडी का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं ब्लैक होल्स, ये वो फलाना देखना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ब्लैक बॉडी के बारे में। तो कहता है क्या कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस
अगर उस पर हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो वो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रिमेनिंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले करीब करीब 100% हीट एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब कर दे, किसी को भी ये रिफ्लेक्ट ना करे, मतलब जितना भी हीट एनर्जी उस पर आए उस सारे को वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे ही बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ब्लैक बॉडी के बारे में अगर हम लोगों को बात करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब, if a body absorb almost 100% of heat radiation, incident on it, incident on it at any incident angle, कि किसी भी इंसिडेंट एंगल पर आने वाले अगर करीब करीब सारे 100% हीट को अगर कोई भी बॉडी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, देन द बॉडी इज नोन एज, देन द बॉडी इज नोन एज, तब इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एज ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। क्या कह रहा है कि ये 100% हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि किसी भी बॉडी पर जितनी हीट आए और वो सारी की सारी बॉडी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, तो ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग बात करेंगे तो इस पर क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन जो इंसिडेंट होगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन जो इंसिडेंट का हम लोग बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब, कि जितना भी हीट उस पर जो है तो आया, उस सारे के सारे हीट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे आए। ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का, बात समझ में आ रहा है, किस चीज का बात करें, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए ए और ब्लैक बॉडी के लिए। तो एब्जॉर्प्टिव पावर का जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो अगर हम लोग ए का बात करें, ए ऑफ ब्लैक बॉडी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम लोग क्या, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ हीट क्या, इंसिडेंट। तो अगर बात करें इंसिडेंट और हीट एब्जॉर्ब का, तो इसमें दोनों तो बराबर ही है। इसका मतलब अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का बात करें तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, 1 के बराबर में। क्यों कि जितना हीट इस पर इंसिडेंट हो रहा है करीब करीब सारे को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो आइडियल रिफ्लेक्टर हो या फिर आइडियल एब्जॉर्बर। अगर किसी भी सरफेस पर कोई भी कितना भी स्मूथ सरफेस रहे, अगर लाइट आएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब अगर जो है तो 95% हीट को भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर ले तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये कैसा बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। क्योंकि आइडियली कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बॉडी क्या करे कि अपने ऊपर आने वाले 100% हीट रेडिएशन को, 100% लाइट रेडिएशन को वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकली ये कंसीडर करके के चलते हैं क्या, कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब 95% और मोर रेडिएशन, या तो 95% या उससे भी अधिक, 95% और मोर रेडिएशन, देन
इट इज कंसिडर एज देन इट इज कंसिडर एज अ ब्लैक बॉडी। तब इसे हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं? एक ब्लैक बॉडी के जैसा कंसीडर करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी क्या करे कि प्रैक्टिकली कम से कम 95% या उससे अधिक हीट को ये क्या करे, एब्जॉर्ब कर दे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल का हम लोग बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी का, जिसमें हम लोग मान के चलेंगे किसको, सन को, स्टार्स को। सन और स्टार्स ये खुद में एक बहुत ही हैवी लाइट सोर्स है, और इस हैवी लाइट सोर्स पर जब हम एक्सटर्नल कोई भी हीट एनर्जी डालेंगे, ये उस हीट एनर्जी को कुछ समझेगा नहीं, ये 100% को क्या करेगा, अपने अंदर में समाहित कर लेगा, और इसे हम लोग कैसा कंसीडर करके चलते हैं, ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ रहा है? कलर है कुछ प्लेटिनम ब्लैक, आप लोग सुने हुए होइएगा इस सब कलर का नाम। प्लेटिनम ब्लैक जो होता है इसको भी हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, ब्लैक बॉडी के जैसा कंसीडर करते हैं। आप ग्रेफाइट देखते हैं, ठीक ना, आप ग्रेफाइट देखते हैं, ये ग्रेफाइट भी कैसा है, ब्लैक बॉडी है। ये करीब करीब 3% लाइट रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब 97% को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब क्या है कि कुछ हैवी एब्जॉर्बर्स हैं जो लाइट को क्या करता है कि बहुत एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बात आती है किस चीज़ की, ब्लैक बॉडी की, तो हम लोग ये सोचते हैं क्या कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा मॉडल तैयार हो जो मॉडल क्या करे कि 100% लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर ले। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ब्लैक सरफेस में रखूं यहाँ पे, और इस ब्लैक सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हो, हीट इंसिडेंट हो, तो ब्लैक कलर क्या करता है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कम मिनिमम को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी का मॉडल बनाने का कोशिश किया था किसने, फेरीज ने, और वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल भी हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो फेरीज ब्लैक बॉडी मॉडल क्या था, इसको जरा सा हम लोग देखेंगे कि जो फेरीज का था ब्लैक बॉडी मॉडल, ठीक ना, फेरीज ब्लैक बॉडी मॉडल, फेरीज ब्लैक बॉडी मॉडल, ये जो फेरी ने अपना ब्लैक बॉडी बनाया था वो किस तरीके से बनाया था ये आप देखिए। तो ये है कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप पढ़े होइएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का, कि लाइट रे या फिर वेव किसी भी सरफेस पर जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए बात करते थे, तो आप लाइट में 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, मान लीजिए ये, तो इस स्फेरिकल सरफेस में इधर कहीं पोल होता था, ये जिस स्फेयर का बना हुआ होता था उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पर क्या होता था, फोकस होता। बात समझ में आ रहा है? और इसमें रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते थे क्या, कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा लॉ हम लोग क्या पढ़ते थे भाई, कि अगर लाइट रे डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होगा, तो पोल पे इंसिडेंट होगा तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा लॉ हम लोग क्या पढ़ते थे, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्ट लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो ये सेम पाथ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों? कि देखो कि ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक ही लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए कि आप सर्कल में पढ़े होइएगा 9th क्लास में क्या, कि अगर कोई सर्कल है और इसका ये है टेंजेंट, तो इस टेंजेंट पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये निश्चित रूप से कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। बात समझ में आ रहा है? और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सरफेस पे डाला गया एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर। तो ये सारे स्फेरिकल मिरर्स में अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का बात करें, तो ये सारे के सारे नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो अब देखो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर। यहाँ पर भी देखो कि इधर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपने आप में ही एक नॉर्मल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अलोंग द सरफेस ही पर गया, तो अब देखो कि इसके साथ इंसिडेंट रे अगर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने का बनाएगा,
0 डिग्री का और सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फेरी ने अपने मॉडल में क्या किया था, फेरी अपने मॉडल में क्या किया कि एक एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का क्या किया कि कोई कंटेनर लिया, और इस ग्लास के कंटेनर के इनर सरफेस को, इस ग्लास के कंटेनर के इनर सरफेस को इस फेरी ने क्या किया, इस ग्लास के कंटेनर के इनर सरफेस को इसने क्या किया, इस इनर सरफेस को इसने क्या किया भाई, तो इस इनर सरफेस को इसने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। इस इनर सरफेस को इसने क्या किया, ब्लैक कलर से क्या किया, इसने पेंट कर दिया। अब देखना कि जब ब्लैक कलर से हम इसको पेंट कर देंगे अंदर, इसको क्या किया, ब्लैक कलर का पेंटिंग कर दिया, कैसा, ब्लैक, हैवी ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक, ठीक ना, ब्लैक पेंट इसको कर दिया गया। अब जब ये ब्लैक पेंट कर दिया गया, तो इसमें इसने क्या किया कि एक छोटा सा स्लिट बना दिया, छोटा सा छेद, और इस छोटे से छेद को, इस छोटे से छेद का अगर हम लोग बात करें, तो इस छोटे से छेद में ये इतना ही जगह रखा कि जिससे एक रेडिएशन क्या करे, इसके अंदर एंटर कर पाए, एक रेडिएशन क्या करे, इसके अंदर एंटर कर पाए। अब देखना कि इसका इनर सरफेस पूरा ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ, बात समझ में आ रहा है? अब अगर इस पर हम किसी कलर का लाइट रे हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं तो ये देखो इस तरीके से लाइट रे आएगा, इस वाल पे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए कि ये बीच में संजोग से क्या होगा, इसके सेंटर से होकर के गुजर जाए, बात समझ में आ रहा है? तो इधर स्फेरिकल सरफेस है, ब्लैक कलर का सरफेस है, और लाइट रे सेंटर से इंसिडेंट हो रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये ब्लैक का सरफेस क्या करेगा कि कुछ लाइट रेज को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी वो सीधे इससे बाहर चली जाएगी। मतलब ये अगर बॉडी का हम बात करें, तो ये बॉडी 100% को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जितनी लाइट रे आई उसमें से कुछ को ये एब्जॉर्ब की, और बाकी को क्या करेगी, सेम पाथ पे ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। हमको चाहिए एक ऐसा सरफेस जो क्या करे कि 100% लाइट रेज को क्या करे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर। बात समझ में आ रही है? अब इस कहानी से बचने के लिए फेरीज ने क्या किया कि इस कहानी से बचने के लिए फेरीज ने क्या किया कि अपने सेम मॉडल में, अपने सेम मॉडल में इसने क्या किया कि अपने सेम मॉडल में इसने क्या किया कि यहाँ पर इस चीज से बचने के लिए इसने क्या किया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि एक मिरर टाइप का कुछ लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बात समझ में आ रही है? अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, ध्यान देना कि अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा कि अब यहाँ से जो भी लाइट रेज आएगी, यहाँ से जो भी लाइट रेज आएगी वो क्या होगा कि इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, और सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो ये अगर इंसिडेंट रे हुआ तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से ये क्या करेगा कि फिर से इस लाइट रेज को क्या करेगा, उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर देगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि फिर यहाँ पर क्या होगा कि एक सरफेस बनेगा, इस सरफेस पर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, और फिर से ये यहाँ से इतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, ये लाइट रेज कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फिर यहाँ सरफेस से टकराएगा, फिर यहाँ से क्या होगा भाई कि नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, और ये लाइट रे फिर से क्या होगा कि यहाँ से कुछ इतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये कहानी जो है सो इस लाइट के साथ बार बार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये कहानी इस लाइट रे के साथ क्या होगी, बार बार चलती रहेगी कि ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, अब ये अंदर क्या होती रह जाएगी, घूमती रह जाएगी। बस क्या किया गया इसके अंदर में, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया, क्या कि कोई सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिए। ये पहले से ही इसका इनर वॉल जो है तो ब्लैक कलर का था, बात समझ में आ रहा है? ब्लैक कलर का इनर वॉल था। अब क्या हुआ कि यहाँ से देखना कि ब्लैक कलर का वाल है, लाइट रे एंटर की, हर बार जब ये सरफेस से टकराएगी ब्लैक सरफेस से, कुछ लाइट रेज को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो बचेगा उसको क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद जब ये फिर से दोबारा टकराएगी सरफेस से, जो बचा था उसमें से कुछ को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो बचेगा उसको क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्ट, फिर कुछ को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब, जो बचेगा उसको क्या किया जाएगा,
इस तरीके से इसमें क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स ये घूम जाएगा और घूमते घूमते ये बॉडी, इसमें जितना भी रेडिएशन आया उस सारे रेडिएशन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक आइडियल ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ब्लैक बॉडी के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी नाम सुन के हमको लगता क्या है कि काला कलर का कोई बॉडी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता नहीं है। जनरली ब्लैक बॉडीज जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं, लेकिन सारे ब्लैक बॉडीज ब्लैक हो ये कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो कि ग्रेफाइट के बारे में हम बोले, तो ग्रेफाइट दिखने में काला जैसा है, जो भी अधिकतर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो दिखने में क्या होगा, काला कलर का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा एब्जॉर्बर है वो दिखने में काला कलर का है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग एक लाइन लिखेंगे क्या, कि जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, ठीक ना, ब्लैक बॉडी जनरली जनरली जो होता है ऑफ कैसा कलर, ब्लैक कलर का, कि जनरली जो ब्लैक बॉडी होगा वो कैसा कलर का होगा, ब्लैक कलर का। लेकिन ये भी हो सकता है क्या कि कोई ब्लैक बॉडी हो और वो ब्लैक कलर का। बात समझ में आ रही है? तो ब्लैक बॉडी के बारे में आप जनरली इतना ही जानिए कि कोई भी एक ऐसा बॉडी जो बॉडी 100% हीट को क्या करे, हीट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर का बात करें तो इसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और देखिए कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो भी हम लोगों ने बात किया है पीछे, उसमें सीधे सीधे बात किया है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें टेम्परेचर पे और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक ब्लैक कलर का आयरन रॉड है, जंग लगा हुआ ग्रे कलर का है, तो शुरू में जब हम उसको हीट करेंगे तो अधिकतर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर अपना बढ़ाता रहेगा, ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब ले जाएंगे तो ये गर्म होके क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि वो हीट एब्जॉर्ब करते करते अब इस एक्सटेंट पर पहुंच गया है कि अब वो हीट रिलीज भी करने लगा है, कुछ देर तक उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो केवल वो क्या कर रहा था, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब करने से उसमें क्या हो रहा है कि कोई कलर दिख नहीं रहा है, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद वही लोहा जो पहले ग्रे कलर का दिख रहा था वो अब कैसा दिखने लगा, रेड कलर का दिख। इसका मतलब जरूर ये कहीं ना कहीं रेड कलर के लाइट को खुद से क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस थ्योरी पर हम लोग पढ़े थे कि दुनिया की हर बॉडी हर एक टेम्परेचर में हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, और हर टेम्परेचर पर हर बॉडी क्या करती है कि हीट को रिलीज भी करती है, ये भी क्या था, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा इमीटर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? कि जो चीज जितना अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसमें टेंडेंसी होगी कि वो उतना ही अधिक हीट को क्या कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? मान लो थोड़ा देर के लिए अगर हम आयरन का बात करें, तो आयरन को गर्म करना भी क्या है, आसान है। बहुत देर के बाद ये बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा, और जब गर्म करने के बाद छोड़ेंगे वो अच्छा हीट क्या करेगा, इमिट भी करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी चीज को जितना अधिक टाइम लगे आपको गर्म करने में, इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्शन का पावर क्या है, उतना अधिक है, वो हीट को उतना अधिक एब्जॉर्ब कर सकता है। और जितना अधिक देर में वो गर्म होगा उसको ठंडा होने के लिए भी उतना ही अधिक टाइम चाहिए। इसका मतलब वो रिलीज भी जो करेगा वो उतना अधिक करेगा। बात समझ में आ रहा है? पानी को तुरंत गर्म करो और थोड़ा देर के बाद आओ, पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसका एब्जॉर्बिंग पावर भी क्या है, कम है, और इमिशन का पावर भी क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जो है, तो एक लॉ आया हमारे पास, जिस लॉ को हम लोग क्या बोले, जिस लॉ को हम लोग बोले क्या, किरचॉफ लॉ, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोले, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक वर्ड में कॉमन लैंग्वेज में ये बात कहता है क्या, कि जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, हीट रेडिएशन, वही बॉडी क्या है, कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन जो है
वही बॉडी गुड इमीटर भी है। मतलब जो बॉडी अच्छा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो निश्चित रूप से अच्छा हीट इमिट भी करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग कॉमन सा बात लिखेंगे क्या, कि इफ अ बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, then it also a good emitter। निश्चित रूप से ये क्या होगा कि ये एक अच्छा इमीटर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्बर अच्छा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर अधिक है। जितना अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्प्टिव पावर उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक हीट को इमिट करेगा इमिसिव पावर भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। तो इस बात से हम लोग अगर मैथमेटिकली बात को आगे बढ़ाएं तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि जो आपका इमिसिव पावर है, जो आपका इमिसिव पावर है, ये इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एब्जॉर्प्टिव पावर का। कि जितना अधिक अच्छा जो है तो कोई इमिशन करेगा उतना ही अधिक क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन भी करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि अगर हम लोग बात करें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के, अगर हम लोग चाहें कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाए तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले हम लोग चाहते हैं क्या, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बढ़े। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए कि मैथमेटिकल अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू में बदलते हैं, कांस्टेंट के लाते हैं और y लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y को इधर ले जाए तो x y y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर हम ये बात प्रूफ कर लें कि E बाई ए यानी कि इमिसिव पावर अपन एब्जॉर्प्टिव पावर ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो हमारा किरचॉफ लॉ जो है सो थर्मोडायनामिक्स का प्रूफ हो जाएगा, हीट का प्रूफ हो जाएगा क्या, कि जो भी सब्सटेंस गुड एब्जॉर्बर है वही कहीं ना कहीं गुड इमीटर भी है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम दोनों तरीके से बात कर सकते हैं क्या, कि अगर इमिसिव पावर का बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, और अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बात करें तो ये पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बातें समझ में आ रही है? बढ़ते हैं धीरे धीरे इसके प्रूफ के तरफ। ये एक लाइन का है किरचॉफ लॉ, क्या, कि जो सब्सटेंस गुड इमिटर होगा वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा, और जो गुड एब्जॉर्बर होगा वही गुड इमिटर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग मानेंगे क्या चीज, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग मानेंगे क्या चीज, कि मान लो कि हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं, एक सब्सटेंस का बात करते हैं कि ये एक मान लो कि अपना कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग तीन अलग अलग सब्सटेंसेस रखते हैं जिसका सरफेस एरिया इक्वल है, जिसका सरफेस एरिया क्या है, इक्वल सरफेस एरिया का है। ये तीन सब्सटेंस, बात समझ में आ रहा है? ये तीन सब्सटेंस है, इस तीनों सब्सटेंस का हम लोग मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस जो है ये आपका पहला सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है ये आपका दूसरा सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है सो आपका तीसरा सब्सटेंस है। लेकिन ये है कैसा, ब्लैक बॉडी। ये जो सब्सटेंस है तीसरा, ये है कैसा सब्सटेंस आपका, ये सब्सटेंस है आपका कैसा, ब्लैक बॉडी, बीबी फॉर ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ रहा है? और ये सब कोई सा नॉर्मल है। बात समझ में आ रहा है? इस तीनों का जो है सो सरफेस एरिया एक जैसा है, इक्वल सरफेस एरिया है। बात समझ में आ रही है? अब देखना कि इसका अगर एब्जॉर्प्टिव पावर हम मान ले A1 और इमिसिव पावर मान ले E1। बात समझ में आ रहा है? इसका हम एब्जॉर्प्टिव पावर मान लेते हैं A2 और इमिसिव पावर कितना मान लेते हैं, E2। और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी है तो आपको पता है कि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1। और इसका इमिसिव पावर हम लोग मान लेते हैं क्या, E ऑफ ब्लैक बॉडी, और ये E ऑफ ब्लैक बॉडी किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर इस तीनों पर हम इक्वल अमाउंट में क्या करें कि हीट एनर्जी डालें,
इक्वल अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं कि इस पर हीट एनर्जी डाल रहे हैं क्यू। बात समझ में आ रहा है? इस पर भी हम क्या किए कि उतना ही हीट एनर्जी डाले, कितना हीट, क्यू हीट। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो है तो हम लोग उतना ही हीट डाले, कितना हीट, क्यू हीट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग क्या किए कि 3 सब्सटेंस, 1 2 और एक ब्लैक बॉडी लिए। तीनों सब्सटेंस को इस तरीके से लिए कि तीनों का सरफेस एरिया क्या है, एक जैसा है। बात समझ में आ रहा है? तीनों पर हम हीट क्यू डाले हैं और इक्वल टाइम, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि हीट इंसिडेंट ऑन ऑल बॉडी, हर एक बॉडी पर जो हीट इंसिडेंट किया है वो फॉर इक्वल टाइम, कि इक्वल टाइम के लिए, एंड इन इक्वल अमाउंट में भी हमने डाला है। बात समझ में आ रहा है? तीनों पर क्यू क्यू हीट और कितने टाइम के लिए, तो अगर इस पर टी टाइम के लिए, इस पर भी टी टाइम के लिए और इस पर भी कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। अब देखो कि किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग है, इसका मतलब इसका इमिसिव पावर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम अभी देखे हैं क्या कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड का अगर बात करें तो आप देखिए कि इस तीनों का सरफेस एरिया एक जैसा है, कांस्टेंट, ठीक ना। इस तीनों पर आने वाला हीट भी एक जैसा है, ये भी क्या, कांस्टेंट। और इक्वल टाइम के लिए हीट इंसिडेंट हो रहा है तो टी भी इस दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग अगर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लोग लिखेंगे क्या कि लेट थ्री बॉडीज, हमारे पास 3 बॉडीज है, 1 2 एंड अ ब्लैक बॉडी, 3 बॉडी है ऑफ इक्वल सरफेस एरिया, इक्वल सरफेस एरिया का बॉडी है। तीनों बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल, मतलब सीधे सीधे हम लोग बात करें ए का तो सरफेस एरिया तीनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इक्वल हीट इंसिडेंट है सब पर तो क्यू भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। और टाइम टी के लिए ही सब पर हीट इंसिडेंट हो रहा है तो ये टाइम टी भी कैसा हो जाएगा भाई, ये टाइम टी भी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा आप एमिसिव पावर का बात करिए तो वहां पर मैंने आपको बात कराया था क्या कि हीट एब्जॉर्ब या हीट इमिटेड, दोनों ही बातें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किस पर, सरफेस एरिया पर। जितना अधिक सरफेस एरिया रहेगा उतना ही अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। जितना अधिक टाइम तक के लिए रहेगा उतना अधिक हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखना कि फॉर फर्स्ट बॉडी, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर फर्स्ट बॉडी के लिए अगर पहले बॉडी के लिए अगर बात करोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू ई ए टी, इमिसिव पावर से फॉर्मूला है कि नहीं। तो इमिसिव पावर से हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका इमिसिव पावर है, इस इमिसिव पावर से हम लोग क्या जानते हैं, इमिसिव पावर क्या कहता है कि Q इक्वल टू कितना होता है, ई ए टी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो कि पहले बॉडी पर जो हीट इंसिडेंट है वो है कितना, Q। पहले बॉडी का सरफेस एरिया, सबका सरफेस एरिया हम लोगों ने कितना माना है, सबका सरफेस एरिया कितना माना है, ए। इसका सरफेस एरिया कितना है, ए। और कितने टाइम के लिए इस पर हीट इंसिडेंट हो रहा है, टी टाइम के लिए। तो अगर हम लोग Q इक्वल टू ई ए टी का बात करेंगे तो इसमें हम लोग Q इक्वल टू कितना लिखेंगे, E के जगह पर इसका इमिसिव पावर है कितना, E1, एरिया है कितना, A, और ये टाइम है कितना, T। अब देखो कि अगर हम बात करें क्या कि ये हीट एब्जॉर्ब कितना है, ये कितना हीट को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग बात पर आएंगे कहाँ से, इमिसिव पावर पे। बात समझ में आ रहा है? तो इमिसिव पावर का डेफिनेशन से हम लोगों ने देखा है पीछे, इमिसिव पावर के डेफिनेशन से हम लोगों ने पीछे देखा है क्या कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो कितना, ए टाइम्स अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब का, ध्यान देना कि ये जो है Q क्या है, ये Q क्या है, ये Q है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया। और ये हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर में है,
E1 ए टी के बराबर में। अब ध्यान देना कि अभी हम पढ़े हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो कितने के बराबर में, ए टाइम्स जो कि पहले का एब्जॉर्प्टिव पावर है कितना A1 और इनटू हीट इंसिडेंट, A1 इंटू हीट इंसिडेंट के बराबर में होता है क्या, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 AT के बराबर में, और A1 और पहले बॉडी पे हीट कितना आया है Q के बराबर में, इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 AT के बराबर में। और जरा सा तुम ध्यान से देखना कि हम लोगों को है प्रूफ करना क्या चीज, E/A इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो E/A निकालना है तो हम E1 को इधर ही रहने देते हैं, A1 को इधर ले जाते हैं, तो E1/A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले गए हैं, E1/A1 इधर कितना हो जाएगा Q/AT के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए Q, A और T तीनों के लिए सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कि दूसरे के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। फॉर सेकेंड बॉडी के लिए अगर बात करेंगे, तो अगर बात करेंगे फॉर सेकेंड बॉडी के लिए, तो सेकेंड बॉडी के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे इमिसिव पावर, अगर इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इमिसिव पावर, तो ये इमिसिव पावर के डेफिनेशन से हम लोग क्या जाएंगे भाई, इस पर भी हीट कितना इंसिडेंट हो रहा है Q, Q इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका इमिसिव पावर कितना E2 एरिया A फॉर टाइम T। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि अगर हीट इंसिडेंट का बात करें तो दूसरे बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर है कितना A2, और A2 इंटू क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा E2 AT के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि अगर यहाँ से हम लोग देखें E2/A2 का वैल्यू, तो ये भी कितना आ जाएगा Q/AT के बराबर में। QAT इसके लिए भी क्या है, सेम है। इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 2। और अगर बात करें किसके लिए, फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, तो अगर बात करेंगे ब्लैक बॉडी के लिए तो तुम देखना कि EB/AB इसी तरीके से कितना आ जाएगा Q/AT के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर इस रिलेशन से हम लोग बात करें तो AB का वैल्यू कितना होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 होता है ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग ये लिख देंगे क्या, कि जो Q/AT है ये किसके बराबर में हो जाएगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर में। और इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होता है ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन थर्ड। आप देखिए कि पहले, दूसरे और तीसरे इक्वेशन में इस सब का RHS Q/AT, Q/AT और Q/AT जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो E1/A1 है वो E2/A2 के बराबर में है, और वो सब किसके बराबर में है, EB के बराबर में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ दोनों में देखिए आप कि दोनों का RHS इक्वल है Q/AT, इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पहले, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से आप कह सकते हैं क्या, कि E1/A1 इक्वल टू E2/A2 है, इक्वल टू P/AB था, जो किसके बराबर में हो जाएगा, EB के बराबर में। क्योंकि AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना हो जाता है 1। अब यहाँ से देखो कि ये चीज़ जो है, तो E1/A1 इक्वल टू E2/A2 इक्वल टू कितना हो गया EB, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। और आप ध्यान से देखिए कि E1, E2, A3 कैसा भी बॉडी रहे, यहाँ हम लोगों ने 3 बॉडी लिया है, अगर 4 बॉडी रहता तो चारों के लिए E1/A1 का रेशियो हर जगह कैसा आता, सेम आता। इसका मतलब सीधा सीधा बात क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा बात क्या है, जनरलाइज करके, कि जो E/A का रेशियो होगा, जो E/A का रेशियो होगा, ये E/A का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमिसिव पावर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्जॉर्प्टिव पावर के, और यही क्या है आपका
किरचॉफ लॉ है और यही चीज़ क्या हो गया यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें देखिए कि ध्यान रखने वाली कुछ बात नहीं है। यहाँ एक लाइन में हम लोगों ने काम किया क्या कि 3 अलग अलग बॉडी लिया, कैसा भी बॉडी रहे। एक ब्लैक बॉडी मैं तुमको दिखाने के लिए ले लिया हूँ, तुम तीसरा किसी भी नेचर का बॉडी ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इसमें ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1, इमिसिव पावर कांस्टेंट होगा क्योंकि हर बॉडी का अपना इमिट करने का कोई कैपेसिटी ही नहीं है। सारे के सारे रेडिएशन को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अच्छा, इसका मान लिए A1 E1 A2 E2 अलग अलग एब्जॉर्प्टिव पावर, अलग अलग इमिसिव पावर। अब क्या कहे कि इस पर हीट क्यू इंसिडेंट किया इक्वल टाइम के लिए, इस पर भी क्यू हीट डाले उतना ही देर के लिए, इस पर भी क्यू हीट डाले उतना ही देर के लिए। और तीनों बॉडी ऐसा लिए हैं कि तीनों का सरफेस एरिया कैसा है, एक जैसा। मतलब ए क्यू और टी, इस तीन चीज को मैंने क्या किया, इस तीन चीज को मैंने क्या किया, कांस्टेंट बना दिया। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इस बॉडी पर जब हीट आएगा तो ये कुछ ना कुछ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो इसके इमिसिव पावर पर डिपेंड करेगा। तो मान लो कि इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया कितना, Q1, और यहाँ तुम Q1 लिख दो, ठीक ना। तो हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो कितना होगा, A1 टाइम्स टोटल हीट इंसिडेंट। इस पर हीट इंसिडेंट कितना हुआ था, Q, और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है कितना, A1, और एब्जॉर्प्टिव पावर किसके बराबर में होता है, E1 AT के बराबर में। यहाँ से E1 बाई A1 का वैल्यू Q अपॉन AT आ गया। Q भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट और T भी क्या, कांस्टेंट। साथ ही साथ दूसरे बॉडी के लिए मान लो कि इसके द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब है वो है कितना, Q2। ये किसके बराबर में हो जाएगा, A2 इंटू Q के बराबर में। कितना है, E2 A T के बराबर में। यहाँ से E2 अपॉन A का रेशियो कितना आ जाएगा, Q अपॉन AT। क्योंकि देखिए दोनों का एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग है। तो ये अगर Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये कितने को करेगा, Q2 हीट को। तीसरा किसको करेगा, Q3 हीट को। और एब्जॉर्प्टिव पावर से हम लोग ये चीज जानते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर इंटू हीट इंसिडेंट करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब्ड आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जब इतना काम कर लेंगे तो तीनों इक्वेशन को मिलाए तो ये चीज हमको देखने को मिला। और ये चीज देखने को मिला तो यहाँ से पता चल रहा है कि किसी भी जगह पर इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि E बाई A का वैल्यू हर जगह कैसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इमिसिव पावर क्या हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि जो अच्छा इमीटर है वही अच्छा क्या है, एब्जॉर्बर भी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ से जो है, यहाँ से जो है तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अब ब्लैक बॉडी के बारे में हम क्या पढ़े कि ब्लैक बॉडी आइडियल एब्जॉर्बर के जैसा है। ये हाईली हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या करता होगा, इंसिडेंट भी अच्छा इमिट भी करता होगा। जैसे देखो सन, सन कितना बढ़िया लाइट का हीट का इमीटर है। लेकिन एक ही टाइम पे क्या होता है कि सब्सटेंस से अलग अलग वेवलेंथ के लाइट रे क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, इमिट होते हैं। जैसे देख लो अपने सन से क्या क्या होता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, विजिबल कलर में व्हाइट लाइट आता है 7 अलग अलग कलर का वेवलेंथ का। तो इनफाइनाइट वेवलेंथ की लाइटें जो है सो क्या करती है, इमिट करती है हर बॉडी। हर बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा। अब इमिट करेगा तो उसमें से हम तक जितना पहुंच पाएगा उतना हमको दिखेगा। जैसे देखिए कि आप पढ़े होइएगा कि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ पहुंचने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो क्या किया, ओजोन लेयर उससे निकला है सन से, वो क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसको नीचे आने ही नहीं दिया। हम तक पहुंचेगा नहीं, हम तक व्हाइट लाइट पहुंचता है तो हमको दिखता है। अब दोपहर के टाइम में व्हाइट लाइट पहुंचता है तो दिखता है, सुबह के टाइम में बहुत ज्यादा दूर होता है तो वहां से निकला है सारा वेवलेंथ, लेकिन हम तक केवल जो हाइयर विजिबल वेवलेंथ था रेड कलर का वही पहुंच पाया। तो सन कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस कारण से जो है सो हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के तरफ पर, कि एक पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन रेडिएट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो कौन कितना ज्यादा करता है, वहां से क्या क्या रूल्स आए, के बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल। और ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल ही है जिसके कारण हम किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी ग्रह उपग्रह का, किसी भी सूर्य तारे चंद्रमा का टेम्परेचर एस्टिमेट कर पाते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस खाली हमको क्या पता होना चाहिए, उसका वेवलेंथ। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हम तक कोई लाइट पहुंचा, उस लाइट का हम स्पीड पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, लाइट का स्पीड पता कर लेंगे।
लाइट का स्पीड पता चल जाएगा तो वेवलेंथ पता चल जाएगा। वेवलेंथ पता चल गया तो हम अंदाजा लगा लेंगे का टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होगा। लगभग लगभग क्यों? तो लगभग लगभग इसीलिए कि देखो यहाँ से लेकर के सन तक का अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वैक्यूम ही है। वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में भी कहीं हल्की गैसेस हैं, कहीं भारी गैसेस हैं, तो इसके स्पीड पर स्लाइट चेंज हो जाएगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा कि इसके स्पीड में स्लाइटली चेंजिंग देखने को मिल जाए। स्पीड चेंज होगा तो वहां से जो वेवलेंथ आ रहा है वो एग्जैक्ट हमको नहीं मिल पाए, थोड़ी सी स्लाइटली एरर रहेगी उसमें। तो उस अकॉर्डिंग जो हम टेम्परेचर भी एस्टिमेट करेंगे उस टेम्परेचर में भी क्या होगी, थोड़ी सी एरर होगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली इतना है। सन पे थर्मामीटर लेके नहीं गए। तो अगले दिन हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी ग्रह उपग्रह का टेम्परेचर का एस्टिमेट कैसे यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं। जैसे पैरालैक्स मेथड में आपको बताए थे कि कितना बड़ा है, कितना मास है, कितना डेंसिटी है, ये सब चीज़ का अंदाजा लगा यहीं बैठे बैठे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ को अगले दिन कंप्लीट करेंगे, फिलहाल इतना पढ़ के आइए। ये थियोरेटिकल टॉपिक है, तो थियोरेटिकल टॉपिक में बस कहानी को सुनना है, कॉन्सेप्ट